गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए। हमारा टॉपिक है आज का प्रतिजन के विनाश। प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि। प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि, ये हमारा टॉपिक है आज का कि प्रतिजन का विनाश कैसे होता है। प्रतिजन का विनाश प्रतिरक्षी कैसे करती है, ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए भी प्रतिजन का विनाश करना है तो प्रतिजन का विनाश जब होगा जब प्रतिजन का विनाश करने वाला हमारे पास होगा। और प्रतिजन का विनाश करने वाला कौन है? प्रतिजन का विनाश करने वाला होता है प्रतिरक्षी। तो अगर हमारे पास प्रतिरक्षी होगा तो प्रतिजन से क्रिया करेगा और उसी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो सीधा सीधा हमको क्या समझना है, हमको प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। जब प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा वह प्रतिजन से क्रिया करेगा और उसको नष्ट कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी बात करते हैं। पहले पॉइंट के बारे में क्या बात करते हैं कि सर्वप्रथम क्या होगा। सर्वप्रथम शरीर द्वारा, मानव का जो शरीर है सर्वप्रथम शरीर द्वारा अंतः प्रतिजन, इसका एक और नाम है अंतर्निहित प्रतिजन। अंतः प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन, व बाह्य प्रतिजन। सर्वप्रथम अंतः प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन में क्या किया जाएगा, बाह्य प्रतिजन में विभेद किया जाएगा, विभेद किया जाता है, किया जाता है। तो इस क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विभेद किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि बाह्य प्रतिजन कौन है और अंतः प्रतिजन कौन है। देखो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन को मैंने बताया कि प्रतिजन रोगाणु होता है। प्रतिजन क्या होता है, रोगाणु होता है, ये बताया था एक तो। और ये जो प्रतिजन रोगाणु जो होता है ये बाह्य होता है। ये क्या होता है, बाह्य होता है, बाहर से आता है। भी हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु होते हैं वो बाहर से आते हैं। तो जो रोगाणु होते हैं वो रोगाणु कैसा प्रतिजन है, वो रोगाणु एक प्रकार के बाह्य प्रतिजन है। और एक प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी आरएच कारक। इसको आप आरएच कारक के बारे में चर्चा करेंगे इसी टॉपिक, इसी लेसन में है वो। तो दो तो आपने पहले भी सुने होंगे, प्रतिजन ए प्रतिजन बी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, ये आपने सुने होंगे प्रतिजन बी। ये दोनों जो प्रतिजन दिखाई दे रहे ये हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं। रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया जाता है कि किसी का रक्त समूह ए होता है, किसी का बी होता है, तो ये जो निर्धारण होता है वो इस प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर होता है। कि किसी के रक्त में अगर प्रतिजन ए है तो उसका रक्त समूह ए हो गया, बी है तो बी हो गया, दोनों है ए भी हो गया, दोनों नहीं है उसको ओ मान लिया। तो ऐसे माना जाता है। तो ये प्रतिजन तो बाहर होता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाह्य प्रतिजन। और ये जो दोनों प्रतिजन आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, ये अंदर होते हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, अंतः प्रतिजन या आंतरिक प्रतिजन या अंतर्निहित प्रतिजन। समझने के लिए मैंने आसान से समझ दिया अंतः प्रतिजन।
तो शरीर के द्वारा, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के द्वारा अपने और पराये की पहचान की जाती है कि अपना प्रतिजन कौन सा है और पराया प्रतिजन कौन सा है। शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षी कोशिका ऐसी है जिसका काम ही क्या है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। किसकी पहचान करना है कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपना का मतलब है अंतः प्रतिजन और पराया का मतलब है बाह्य प्रतिजन। समझ लो ना, अपना का मतलब है अंतः प्रतिजन और पराया का मतलब है बाह्य प्रतिजन। तो शरीर के द्वारा, शरीर की प्रतिरक्षी कोशिका के द्वारा सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि अपना प्रतिजन कौन सा है और बाह्य प्रतिजन कौन सा है। फिर शरीर ने निर्धारित कर लिया, शरीर के प्रतिरक्षी ने पहचान कर लिया कि हाँ भाई ये जो प्रतिरक्षी है ना, ये अपना नहीं है, ये तो पराया है, बाहर से आया है, इसको तो नष्ट करना। तो सबसे पहले तो होता है ये अंतः प्रतिजन, बाह्य प्रतिजन। अंतः का मतलब अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, ये हमारे ऑलरेडी होते हैं शरीर में, तो अपने प्रतिजन है। और जो रोगाणु होते हैं बाहर से आए, ये बाह्य प्रतिजन। शायद आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि अंतः प्रतिजन क्या है और बाह्य प्रतिजन क्या है। तो ये वाली लाइन क्लियर है। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे विभेद किया, पता चला कि बाह्य प्रतिजन शरीर के अंदर आ चुका है, तो क्या होगा। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे क्या होगा। नंबर 2 पे जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है, जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है, बी लिम्फोसाइट कोशिका ये जो है प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करेगी। प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है, निर्माण करती है। जैसे ही पता लगा कि बाह्य प्रतिजन, बाह्य रोगाणु शरीर के अंदर आ गया है, तो क्या होगा, जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है, बी लिम्फोसाइट कोशिका भी प्रतिरक्षी कोशिका है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, यहाँ का बी का मतलब है बोन मेरो। बी का मतलब क्या है, बोन मेरो। और बोन मेरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बोन मेरो, यानी कि बी अस्थि मज्जा। बी लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट, ऐसी लिम्फोसाइट जिसका निर्माण कहाँ हुआ, बोन मेरो में। ऐसी लिम्फोसाइट जिसका निर्माण कहाँ हुआ, बोन मेरो में। परिपक्वन भी कहाँ हुआ, बोन मेरो में, इसलिए इसको क्या कह दिया, बी लिम्फोसाइट। अभी आपको बस समझाना है कि बी का मतलब क्या होता है, बोन मेरो। बोन मेरो को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा ये वह जगह होती है शरीर में, वह जगह होती है जहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वहीं आरबीसी का निर्माण होता है, वहीं प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। मतलब रक्त का निर्माण करने वाली जगह है ये अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण करने वाली जगह को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो बी का मतलब समझ गए आप, बोन मेरो या अस्थि मज्जा लिम्फोसाइट। मतलब ऐसी लिम्फोसाइट जिसका निर्माण का हुआ अस्थि मज्जा में, निर्माण का हुआ बोन मेरो में, परिपक्व भी का हुआ, ये मैच्योर का हुई, परिपक्व का हुई अस्थि मज्जा में, उसे हमने क्या कह दिया, बी लिम्फोसाइट। तो जैसे ही पता चला कि शरीर के अंदर बाह्य प्रतिजन है, तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत बी लिम्फोसाइट कोशिका ने किसका निर्माण कर दिया, प्लाज्मा कोशिका का। किसका निर्माण कर दिया, प्लाज्मा कोशिका का। देखिए कोई निर्माण नहीं है, जैसे ही रोगाणु आया तो बी लिम्फोसाइट कोशिका जो पहले निष्क्रिय थी, ये पहले क्या थी, निष्क्रिय थी। जब तक रोगाणु नहीं आया, जब तक ये निष्क्रिय थी। जैसे रोगाणु आया, जैसे रोगाणु आया तो ये क्या हो गई, ये सक्रिय हो गई। ये क्या हो गई, सक्रिय हो गई। तो निष्क्रिय अवस्था में इसका नाम क्या है,
बिलिम्फोसाइट और सक्रिय अवस्था में इसका नाम क्या है? प्लाज्मा कोशिका। निष्क्रिय अवस्था में तो क्या नाम है इसका? बिलिम्फोसाइट और सक्रिय अवस्था में क्या नाम हो गया इसका? प्लाज्मा कोशिका। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही प्रतिजन अंदर आता है निष्क्रिय बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय हो जाती है और प्लाज्मा कोशिका में बदल जाती है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि बी लिम्फोसाइट कोशिका किसका निर्माण करती है? प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि सबसे पहले बाह्य प्रतिजन और अंत्य प्रतिजन में विभेद किया जाता है। पता लगा कि प्रतिजन बाह्य उपस्थित है तो बी लिम्फोसाइट कोशिका किसका निर्माण करने शुरू कर देगी? प्लाज्मा कोशिका का निर्माण शुरू कर देगी। अब आगे की स्टेप देखो क्या होता है। नंबर 3, जैसे प्लाज्मा कोशिका का निर्माण हुआ तो ये खुद प्लाज्मा कोशिका, ये प्लाज्मा कोशिका, ये प्लाज्मा कोशिका सैनिक जो है हमारे मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ, प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करेगी, निर्माण करती है। तो जैसे ही प्लाज्मा कोशिका बनी तो प्लाज्मा कोशिका शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? किस काम के लिए शुरू हो गई? प्रतिरक्षी पदार्थ के, प्रतिरक्षी अणुओं के निर्माण करना शुरू कर दिया इसने। जैसे ही प्लाज्मा कोशिका बनती है तो प्लाज्मा कोशिका प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करना शुरू कर देती है। ये प्रतिरक्षी अणु तो हमारे सैनिक होंगे जो प्रतिजन नामक रोगाणु को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? शरीर की जो प्रतिरक्षी कोशिका है पहचान करने वाली, उसने बाह्य प्रतिजन और अंत्य प्रतिजन में विभेद किया। तो विभेद करने पर उसको लगा कि वास्तव में कोई बाह्य प्रतिजन है। तो आगे मैसेज क्या मिला कि बी लिम्फोसाइट कोशिका किसका निर्माण करना शुरू कर देगी? प्लाज्मा कोशिका का निर्माण शुरू कर देगी। और प्लाज्मा कोशिका बनने के बाद क्या करेगी? प्लाज्मा कोशिका खुद प्रतिरक्षी अणुओं का, अच्छे सैनिकों का निर्माण शुरू कर देगी। अब बन गए हमारे सैनिक, तैयार हो गए। तो ये तैयार है किससे लड़ाई करने के लिए? बाह्य प्रतिजन से लड़ाई करने के लिए, रोगाणु से लड़ाई करने के लिए। तो नंबर 4 पे क्या होगा? नंबर 4 पे रोगाणु को नष्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोगाणु को नष्ट किया जाएगा। तो नंबर 4 में बाह्य जो प्रतिजन है, बाह्य प्रतिजन नष्ट किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। लेकिन ये नष्ट किया जाएगा, इसके 2 तरीके हैं नष्ट करने के। नष्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? 2 देख लीजिए। एक तरीका तो क्या है? प्रतिजन व प्रतिरक्षी, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा इसको शॉर्ट में कहते हैं CMI। CMI मतलब C का मतलब सेल, M का मतलब मीडिएट, I का मतलब इम्यूनिटी। C का मतलब सेल, M का मतलब मीडिएट, I का मतलब इम्यूनिटी। मतलब सेल का मतलब कोशिका, M का मतलब माध्यित, I का मतलब प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। तो CMI का पूरा नाम हो गया सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ये किसका नाम हो गया? ये हो गया नाम प्रतिरक्षी
कोशिका माध्यम प्रतिरक्षी का। तो जैसे ही प्रतिरक्षी पदार्थ बन जाएंगे ये रोगाणु से क्रिया करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बाह्य प्रतिजन रोगाणु को नष्ट करने के लिए तैयार है। नष्ट करने के दो तरीके हैं, दो रास्ते इनके पास, या तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी या फिर कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा क्रिया होगी। क्या होता है इसमें, पहली वाली में क्या होता है, पहली वाली में तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में क्रिया होगी। मतलब देखो थोड़ा सा आगे डिटेल में समझा रहा हूँ कि प्रतिजन का जो एक भाग होता है, कल बताया था हमने एपिटोप, कल बताया था मैंने एपिटोप, इसका भाग था ये प्रतिजन का। और प्रतिरक्षी का भी एक और भाग होता है जो कल की क्लास यानी नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अभी दिमाग में रख लीजिए, प्रतिरक्षी का एक भाग है पेराटोप, प्रतिरक्षी का एक भाग है पेराटोप। तो प्रतिजन का तो एपिटोप भाग, प्रतिरक्षी का पेराटोप भाग, प्रतिजन का एपिटोप भाग, प्रतिरक्षी का पेराटोप भाग। इन दोनों में जब क्रिया होती है, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से प्रतिजन क्या होता है, नष्ट होता जाता है। एपिटोप और पेराटोप जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने से क्या होता है, प्रतिरक्षी अपना प्रभाव दिखा करके इस प्रतिजन को क्या कर देता है, इस प्रतिजन को नष्ट कर देता है। तो एक तो ये तरीका है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में जुड़ेंगे, यानी कि प्रतिजन का एपिटोप वाला भाग और प्रतिरक्षी का पेराटोप वाला भाग आपस में क्रिया करेगा और प्रतिजन को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। क्या तरीका हो गया, प्रतिजन का एपिटोप भाग और प्रतिरक्षी का पेराटोप भाग। एपिटोप में कल की क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको मैं, देखो उस वीडियो को ऑन करके आप समझ सकते हो वापस से अगर समझ में नहीं आए। पेराटोप में अगला जो वीडियो होगा उसमें समझा दूंगा क्या है। तो पेराटोप होता क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रतिरक्षी का वह भाग कि माना कि ये पूरा ही हमारा प्रतिरक्षी है, ये पूरा ही हमारा क्या है, प्रतिरक्षी। तो इसका छोटा सा भाग, मैंने इसका छोटा सा भाग बना दिया, ये ऐसा इतना सा भाग हाईलाइट कर दिया, ये इतना सा भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, इतना सा भाग। ये भाग जो किससे क्रिया करेगा, प्रतिजन से क्रिया करेगा। पूरा प्रतिरक्षी, पूरा की पूरा प्रतिरक्षी किससे क्रिया नहीं करता है, प्रतिजन से क्रिया नहीं करता है। इसका भी छोटा सा भाग ही प्रतिजन से क्रिया करता है और उस भाग को किस नाम से जानते हैं, उस भाग को जानते हैं हम पेराटोप नाम से। इस छोटे से भाग को क्या नाम कह देंगे हम, पेराटोप। और ये पूरा क्या नाम है, ये है प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी का जो छोटा भाग है, प्रतिरक्षी का जो छोटा सा भाग है जो किससे क्रिया करने वाला है, प्रतिजन से, उसका नाम क्या हो गया, पेराटोप। इसी प्रकार प्रतिजन का छोटा सा भाग एपिटोप कहलाता है और प्रतिरक्षी का छोटा सा भाग पेराटोप कहलाता है। या मैं कहूँ तो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा एपिटोप कहलाएगा और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करेगा पेराटोप कहलाएगा। तो छोटा सा समझ लीजिए, प्रतिजन का भाग एपिटोप, प्रतिरक्षी का भाग पेराटोप, प्रतिजन का भाग एपिटोप, प्रतिरक्षी का भाग पेराटोप। समझ लो, दो भाग हो गए। तो इन दोनों के बीच क्रिया होती है और इस प्रभावी क्रिया से प्रतिरक्षी को क्या कर दिया जाता है, प्रतिजन को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो एपिटोप पेराटोप की क्रिया से प्रतिजन को नष्ट करना, ये हो गई प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। या तो इस तरीके से रोगाणु को मारा जाएगा या फिर अब एक और तरीका देखो आप, एक तरीका क्या है देखिए, एक है CMI कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में क्या होगा कि ये जो प्रतिरक्षी अणु बने हमारे, ये प्रतिरक्षी अणु क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षी अणु इस प्रतिजन की कोशिका में, ये प्रतिरक्षी अणु इस प्रतिजन की कोशिका में, जिसे माना कि ये जो दिखाई दे रहा है घेरा आपको, ये प्रतिजन की कोशिका है। ये क्या है, ये प्रतिजन की कोशिका है, प्रतिजन कोशिका।
माना कि ये घेरा क्या है, प्रतिजन कोशिका है। तो ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ है ना, ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ है, ये क्या करेंगे, इसकी कोशिका में छेद कर देंगे। इसकी कोशिका में क्या कर देंगे, छेद। देखो मैंने छेद बना दिए, ये दिखाई दे रहा आपको, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे बहुत सारे छेद बना देंगे। और जैसे छेद बना देंगे तो जब प्रतिजन की कोशिका ही नष्ट हो गई, इसका मतलब क्या है, प्रतिजन का शरीर नष्ट हो गया, रोगाणु का शरीर नष्ट हो जाता है। तो एक ये तरीका है। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी में क्या होता है, प्रतिरक्षी अणु, प्रतिरक्षी पदार्थ रोगाणु की कोशिका में या बाह्य प्रतिजन की कोशिका में छेद कर देते हैं, जिससे वह कोशिका नष्ट हो जाती है। और जैसे ही कोशिका नष्ट हुई, मतलब वो रोगाणु या वह बाह्य प्रतिजन भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इस क्रिया में क्या किया जाता है, इस क्रिया में प्रतिजन जो होते हैं, प्रतिजन की जो कोशिका होती है, उसको प्रतिरक्षी अणु क्या कर देते हैं, भेदित कर देते हैं, छिद्रित कर देते हैं, जिससे इसकी कोशिका नष्ट हो जाती है। और जब कोशिका नष्ट हुई तो इसका मतलब क्या है, वह रोगाणु स्वतः ही मर जाता है। पहला तरीका ये था कि एपिटोप और पेराटोप, एपिटोप और पेराटोप आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके क्या कर देंगे, आपस में क्रिया करके प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा में क्या होगा कि प्रतिरक्षी पदार्थ रोगाणु या प्रतिजन की कोशिका में छेद कर देंगे, जिससे वह कोशिका नष्ट हो जाएगी। जब रोगाणु की कोशिका नष्ट हो जाएगी, मतलब रोगाणु नष्ट हो जाएगा। तो पहला इन दोनों में क्रिया से, और दूसरा क्या है, छेद करने से। कोशिका में छेद करके ही रोगाणु को नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार रोगाणु को नष्ट किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है वो कि प्रतिजन के विनाश की क्रिया विधि को समझाइए। उसके जो 4 चरण है, उसके जो 4 चरण दिखाई दे रहे आपको, इसके बारे में लिखिए। तो पहला चरण ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। चौथे के ही 2 भाग थे हमारे। तो वापस से रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षी है, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी है, वो प्रतिरक्षी क्या करेगी, बाह्य प्रतिजन और अंत्य प्रतिजन में विभेद करेगी। बाह्य प्रतिजन और अंत्य प्रतिजन में विभेद करेगी। अगर उसको लगेगा कि कोई बाह्य प्रतिजन मतलब रोगाणु शरीर के अंदर है, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा कोशिका का। जैसे ही पता लगा बाह्य प्रतिजन है, तो बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण शुरू कर देगी, या बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में बदल जाएगी। और फिर प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिका प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करेगी। प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करेगी। ये प्रतिरक्षी अणु हमारे अच्छे सैनिक है, जो रोगाणु नामक दुश्मन से क्रिया करके उसको नष्ट कर देंगे। नंबर 4 पे क्या होगा, नंबर 4 पे बाह्य प्रतिजन को नष्ट किया जाएगा। और नष्ट करने के 2 तरीके हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया और कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्रिया। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में क्या होगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में प्रतिजन का एपिटोप, प्रतिजन का एपिटोप और प्रतिरक्षी का पेराटोप, प्रतिजन का एपिटोप प्रतिरक्षी का पेराटोप आपस में क्रिया करेंगे और इस क्रिया के द्वारा प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा का है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिरक्षी अणु जो है वो जो एंटीजन है, जो रोगाणु है, उसकी कोशिका को छिद्रित कर देंगे, उसकी कोशिका में छेद कर देंगे, जिससे उसकी कोशिका नष्ट हो जाएगी। जब प्रतिजन की कोशिका नष्ट हो जाएगी तो वह रोगाणु भी स्वतः क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो एक में पेराटोप एपिटोप क्रिया से नष्ट किया जाएगा और एक में
रोगाणु की कोशिका में छिद्रित करके रोगाणु को नष्ट किया जाएगा। ये पूरी रोगाणु को यानी कि प्रतिजन का मतलब क्या था, रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया है, उसके ये 4 चरण है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, प्रतिजन को नष्ट करने के 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया और एक आपसे पूछेगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षी क्रिया। एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो 2 क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला एक में प्रतिजन को नष्ट करने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। कौन से हैं? पहला है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, दूसरा क्या होगा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। दूसरा क्या है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। क्या तैयार हुआ? प्रतिजन को नष्ट करने के 2 तरीके, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, CMI का पूरा नाम लिखो। CMI का पूरा नाम लिखो। तो क्या है CMI का पूरा नाम? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेल मीडिएट, माध्यित को बोलते हैं मीडिएट, प्रतिरक्षा को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो क्या बन जाएगा पूरा नाम? सेल मीडिएट इम्यूनिटी, या कह दो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन और बनेगा, प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण कौन करता है? प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण कौन करता है? तो प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण कौन करेगा? प्लाज्मा कोशिका। प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा कोशिका। तो आप बता सकते हो तीसरा क्वेश्चन कि प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्लाज्मा कोशिका। तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यहाँ से 1-1 नंबर के। और ये लेसन में आपसे पहले के चुका हूं कि 3 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, वो 1-1 नंबर के होंगे। तो ये आपका प्रतिजन के विनाश की जो क्रिया है समाप्त हो चुकी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद करने में आसानी होगी। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त है। धन्यवाद।